ठीक है। और मैं एक बार 3 जनरेशन 2 जनरेशन बता देता हूं, पर हम लोग मॉर्फो चालू कर रहे हैं अभी। मैंने उसमें कोई यहां पर बैच 3 बैच 4 बैच 5 का भी है अभी। ठीक है। मैंने मॉर्फो के एग्जांपल्स भेजे थे ग्रुप में, यदि आपको नहीं मिले मैं दोबारा डाल दूंगा। आप लोग जिस टेलीग्राम चैनल पे, मैं उस पे भेज दूंगा। ठीक है। मैंने 1 और 2 वाले पे कल डाले थे। हाँ सही है। किसने किसने याद किए मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल? याद करें, याद याद है? ठीक है, हाथ नीचे करो, भी पूछता हूं, रुको। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? गर्मी लग रही तेरे को? पढ़ाई कर यार, क्या हो गया? तुम लोग कितने सीरियस रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं। मॉर्फो चालू कर रहे हो उससे पहले कुछ एंजियोस्पर्म के पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। उसके बाद मॉर्फो चालू कर रहे हैं। ठीक है। बस भाई। ठीक है। इसकी कुछ स्लाइड यूज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, आज लेक्चर 1 से चालू करेंगे। ठीक है। प्लांट किंगडम में बेटा मैं खाली एंजियोस्पर्म बताऊंगा और नहीं कराऊंगा कुछ भी। वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से देख उसको, फैमिली वाले को, वो क्या नाम है, वहां से आगे आ जाओ भाई। यहां पर एंजियोस्पर्म बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, बस इससे ज्यादा नहीं। एंजियोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको लिख लो बस। और फिर मैं एक बार फिर से वो जनरेशन वाला समझा देता हूं, फिर मॉर्फो चालू करेंगे। हेडिंग डालो एंजियोस्पर्म जल्दी से। बेटा मॉर्फोलॉजी अभी अगले पेज पे लिखना, पहले एंजियोस्पर्म में लिख लो 1-2 पॉइंट। ठीक है। हेडिंग डालो एंजियोस्पर्म में 1-2 पॉइंट लिख लो फटाफट से। अभी लिखवाया कहां मैंने? अच्छा, हेडिंग लिख लिया, बहुत सही है। पहला पॉइंट लिखो, लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल चल स्टार्ट करेंगे बेटा। जो जो पॉइंट्स है ध्यान रख लो। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। और इस वजह से ये प्लांट कैसे हैं? डिप्लॉयड है। कोई ऐसा जिसको ये बातें ना पता हो, बहुत खराब सिचुएशन में, फिर डिप्लॉन्टिक होगा बेटा। 1 मिनट। डिप्लॉन्टिक। और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटेड टू एंड डिप्लॉयड। ठीक है। उसके बाद बेटा और क्या चीज कर सकते हैं इसमें? हमारे पास इनमें फ्लावर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक पिस्टिल होता है, पिस्टिल में होता है मेगास्पोरेंजियम। क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। जिसको नहीं पता बेटा, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। और स्टेमन होता है। स्टेमन को में क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। यस, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम किस में होता है? मेल स्ट्रक्चर है ये फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है इसमें। उसके बाद यहां पे बस आपको क्या याद करना है? एक तो टॉलेस्ट प्लांट याद करना है, टॉलेस्ट या लार्जेस्ट, है ना इनका। टॉलेस्ट में आप यूकेलिप्टस याद कर लो। और बहुत छोटा प्लांट में वॉल्फिया याद कर लो। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? वॉल्फिया है। ये पूछ सकता है। उसके अलावा इसने क्या किया है? सिर्फ डाइकॉट और मोनोकोट में डिफरेंस लिख दिया है। 2 टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है। 2 टाइप के एंजियोस्पर्म है। एक है डाइकॉट और एक क्या है? मोनोकोट। क्या क्या डिफरेंस है, किसी को याद है? डाइकॉट में विनेशन कौन सी होती है? पैरेलल रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। इसमें कैसी होती है? पैरेलल। इसमें डाइकॉट में रूट कैसी है? टैप रूट। यस। इसमें फाइब्रस। बस इतना लिख के आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जल्दी करो।
प्लांट किंगडम का परसों आपको असाइनमेंट सबमिट करना है सबको, ठीक है। सबमिट करने का मतलब होता है मैं चेक करूंगा, है ना। ये रूम के लॉक लगा देंगे, बाहर वही जाएगा जो असाइनमेंट दिखाएगा, बाकी पिटाई सिर्फ, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट नहीं मिला, पीडीएफ चाहिए उसकी। किसको नहीं मिली पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पे है तो सुनो, तो सुन तो लो बच्चे। संकल्प नीट वेदांतु का जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पे है, मैंने फिर डाला है। मैं B4 B5 में फिर दोबारा डाल दूंगा जिनको नहीं मिला, B3 B4 B5 में, ठीक है। सही है, परसों तक सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, नहीं तो मैं आपके घर पे फोन करके शेड्यूल बनवा दूंगा आपका मैं। सुबह 2 थप्पड़, दोपहर में 2 थप्पड़, सही है, शाम में 2 थप्पड़। हाँ ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल बनवा दूंगा घर पे आपका। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ चलें, मॉर्फो को चालू करेंगे। पहले एक बार वो बता दूं आपको, क्या हुआ भाई? हॉस्टल में रहते हैं? अच्छा, तो और अच्छा है यार, तुम्हारे लिए यही इंतजाम करवाते हैं। हाँ, तुम्हारी यही सेवा करवा देंगे, पूरी चिंता ना करो। जो हॉस्टल में उनकी यही पिटाई करवाएंगे, ठीक है। हाँ, बेटा पढ़ लो इसको सीरियसली, है ना, ठीक है। चलो, इसमें कुछ समझाने का है भी नहीं और ना मैं समझाना चाह रहा इसमें। मेरे को मेन पॉइंट आपको जनरेशन समझानी है, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेशन सीड में जो थी, कल जो मैं पढ़ा रहा था उसी को बता रहा हूं। नंबर ऑफ जनरेशन इन सीड, क्या है यार ये। चलो, हाँ भाई, ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, यस। जिम्नोस्पर्म का जो सीड था नेकेड होता है, क्योंकि उसके बाहर ओवरी नहीं होती, फ्रूट नहीं होता, पर उसके बाहर सीड कोट होता है। ये क्या होता है? सीड कोट। सीड कोट डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा? डिप्लॉयड होता है, तो सीड कोट डिप्लॉयड है। कैसा स्पोरोफाइट है? ओल्ड। ओल्ड स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। उसके बाद आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? डिप्लॉयड है। ये क्या है? नया स्पोरोफाइट है, ठीक है। और जो मेरे पास ये एंडोस्पर्म है, तो जो एंडोस्पर्म है बेटा, वो ओल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है। तो अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे ना, तो 3 पीढ़ी होती हैं। 2 स्पोरोफाइट की होती है, एक ओल्ड, दूसरा नया, और तीसरा गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। तो जो जिम्नोस्पर्म का सीड होता है उसमें 3 जनरेशन होती हैं। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म का सीड देखते हैं उसमें 2 जनरेशन होती है। कैसे बताता हूं। सबसे पहले उसमें सीड कोट है, सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बनता है उसमें भी। तो सीड कोट उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है वो चीज। या सीड कोट जो बनता है वो किससे आता है? फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। अगर वो इंटेग्यूमेंट से आ रहा है तो उसमें कितनी जनरेशन है बेटा? सॉरी, ये ओल्ड स्पोरोफाइट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ओल्ड स्पोरोफाइट। अब क्या होता है, सीड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एम्ब्रियो, ठीक है, और एक होता है एंडोस्पर्म। दोनों डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, यस। एक होता है 2n और एक होता है 3n। इन दोनों को हम मानते हैं नई स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, ऑल्दो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो हम ये कहते हैं बेटा यहां पर कि एंजियोस्पर्म के सीड में 2 जनरेशन होती हैं और जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन होती हैं। यहां जनरेशन का मतलब किसके रिस्पेक्ट में है? गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के रिस्पेक्ट में। होता यह है कि जिम्नोस्पर्म में एक सीड कोट बना, क्योंकि इंटेग्यूमेंट से बना,
टेरिडोफाइट में सीड बनता ही नहीं है, तो सीड कोट कैसे बनेगी? यस। उसके बाद क्या बना? एम्ब्रियो बना। उसके बाद क्या बना? एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है। किससे बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट से। तो अगर एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट से बना तो वो कौन सी जनरेशन हो गई? ओल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन हो गई। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद नया स्पोरोफाइट। सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट। ये समझ में आ रहा है? सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट। ये बात समझ में आ रही है? मान लो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास कोई प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, उसके अंदर जीन थी कैपिटल ए स्मॉल ए, उसको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल ए से। इस वाले प्लांट पर हमारे पास मेल कौन है, इस वाले पर हमारे पास फीमेल कौन है। ठीक है, इसको कैपिटल ए कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। इस पर मेल कौन है? कैपिटल ए, और इस पे फीमेल कौन है? स्मॉल ए। दो अलग अलग प्लांट है। सीड कोट, हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, सीड कोट की जीन क्या होगी कौन बताएगा? स्मॉल ए होगी। क्यों? क्योंकि वो फीमेल कौन वाले प्लांट से मैच करेगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं एम्ब्रियो की जीन क्या होगी, एक ए यहां से आएगा, एक स्मॉल ए यहां से आएगा। समझ में आया? इसका मतलब सीड कोट की जीन और एम्ब्रियो की जीन अलग अलग है। सीड कोट बिलोंग करता है प्लांट को, फीमेल प्लांट को, या उस प्लांट पर जिस पर फीमेल कौन है। समझ आया? बोलो, ये वाली बात समझ पा रहे हो? किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आप लोगों को। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखें ध्यान से, आइए इधर ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं बेटा आपको कि आपके पास ये एक प्लांट है, मान लो साइकस का, ये दूसरा प्लांट है साइकस का, ये ये साइकस का प्लांट है ऐसे। इसकी जीन कैपिटल ए है मान लो, और इसकी जीन स्मॉल ए है। इस पे मान लो इस पे मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है। यस, क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये कौन सा प्लांट हो गया? ये मेल हो गया, मेल का सिंबल ये होता है। ये मान लो फीमेल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सीड कोट होगा, सीड कोट की वही जीन होती है जो मेन प्लांट की होती है। सॉरी, मेल नहीं, मेन प्लांट की, जो फीमेल प्लांट की हो या बाइसेक्सुअल प्लांट की। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में क्या होगा? एक गैमेट यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। सीड कोट क्या होगा? स्मॉल ए होगा। अब ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, पर ये ओल्ड स्पोरोफाइट है, ये नया स्पोरोफाइट है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सही है? ठीक है, सही है। पर फिर मैं रिपीट करूंगा, इतना टफ वो कभी नहीं पूछेगा। वो बाई चांस उस साल उसने स्टेटमेंट में दे दिया था वो क्वेश्चन। ठीक है, वो इतने टफ कभी जाते नहीं है जनरेशन पे, तो कभी नहीं जाते वो। ठीक है, क्लियर? चलिए मॉर्फो चालू करेंगे। कुछ लिखना था, लास्ट टाइम लिख लिया होगा आप लोगों में से। चलिए हेडिंग डालो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जल्दी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जल्दी। क्या हेडिंग डाली सबने? हेडिंग डालो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, लिख ली हेडिंग सबने? कोई ऐसा है जिसको स्पेलिंग की दिक्कत है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखने की? हाँ, एक ही आंसर होता है, कोविड में पढ़े हैं सर। पेशेंट मर जाएगा हाथ से, घर वाले आ जाएंगे उसके, कह देना कोविड में पढ़े थे हम। ठीक है, हाँ। और मारेगा पटक पटक के, फिर कहेगा रुक बताता हूं तुझे मैं। है, हाँ। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे सब लोग। 4 फैमिलीज हैं, जिन्होंने नहीं लिखा लिखें, जिन्होंने लिख रखा है वो याद करें, और याद भी है तो लिखें उसे 2 बार। 3 केस हैं, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज लिखें, और थोड़ा फास्ट लिखेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा लिखेंगे जल्दी, और जिन्होंने लिख लिया है याद करो। जिनको याद है वो रफ में पीछे 2 बार लिखो। टाइम नहीं पास करेगा कोई।
ये बाहर कौन खड़े हैं ये दोनों? लिख लो जल्दी से बेटा। लिख लिया? याद करो जिसको याद नहीं है। जिसको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे नंबर नहीं आएंगे मॉर्फो में, पहले बता रहा हूं। गलत फहमी मत रहना, वहां पे तुक्का लगेगा। क्रूसीफिरई एक और नाम है ब्रासिकेसियाई की। फैमिली का नाम ब्रासिकेसी होता है या क्या होता है? क्रूसीफिरई। देखो ध्यान से देखो, फेबेसिए का एक और नाम लेगुमिनोसासिएई है या लेग्यूम्स की फैमिली है, ठीक है। ब्रासिकेसिएई का एक और नाम क्या है? क्रूसीफिरई। क्या नाम है? क्रूसीफिरई। सोलेनेसी, लिलिएसिएई, ठीक है। क्लियर है? सही है। अब इसमें एग्जांपल देखो, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिसबानिया, ट्राइफोलियम, मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पी, इंडिगोफेरा, सनहेम। ब्रासिकेसी में क्या है? मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप। सोलेनेसी में क्या है? पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, मकोई। धतूरा का साइंटिफिक नाम बेलाडोना होता है। अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया। लिलिएसी में है लिली, अनियन, अनियन का साइंटिफिक नाम एलियम सीपा होता है। एलोवीरा को एलोए कहते हैं। एस्पेरेगस, ये है कॉल्चिकम, कॉल्चिकम प्लांट का नाम है, कॉल्चिकम। सही है। लिखिए जल्दी से बेटा, फास्ट फास्ट चलिए, फास्ट चलिए जल्दी से। हो गया? जिनको याद है प्लीज 2 बार लिखें, लिख कर देखो नहीं तो भूल जाओगे। याद हुआ? पीछे जल्दी करो। एलोय, एलोय, एलोवीरा को कहते हैं। एलोय बोलते हैं उसका नाम, एलोवीरा होता है वो। लिख लिया? याद कर लो भाई जल्दी। बात नहीं करो आपस में, याद करो। क्या हुआ? पेन? चलो जल्दी करेंगे। हो गया? जल्दी फास्ट। पीछे जो बैठे हैं भाई याद करना है, टाइम नहीं खराब करना, जल्दी करो याद।
ग्लोरियोसा है लास्ट। लिख लिया सबने? लिख लिया है? अब सुनो ध्यान से, ये चार फैमिलीज थी जो पिछले साल तक थी। एनसीईआरटी ने क्या किया, लिलियस मतलब एनटीए ने जब सिलेबस दिया तो लिलियसी मेंशन नहीं किया, पर बाकी उसने देखो सोलेनेसी एनसीईआरटी में आज भी है, बाकी दो फैमिली हटा दी गई हैं, पर जब एनटीए का सिलेबस आया तो ये दोनों फैमिली लिखी हुई हैं। दूसरी बात, उसने ये फैमिलीज ऐड करी हैं। अब देखो ये बहुत बड़ी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, मालवेसी फैमिली के सिर्फ 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहीं ना कहीं पढ़ाती है, कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, उसके अलावा नहीं करने। ऐसे गेहूं की फैमिली होती है, ग्रामीनेई कहते हैं इसे या पोएसियाई कहते हैं। इसमें आता है वीट, राइस, ओट। ओट का साइंटिफिक नाम अवीना सटाइवा है। ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट था वहां दिया हुआ है ओट का नाम। सही है? सही है। उसके बाद बैम्बू, शुगर केन, और उसके अलावा मेज और ग्रास, ये जो है ये मोनोकोट हैं सारे। और ये कौन सी फैमिली है? पोएसियाई। तो मोनोकोट की दो फैमिली है आपके सिलेबस में, एक लिलिएसियाई है और एक क्या है? पोएसियाई। एस्ट्रासियाई सनफ्लावर की फैमिली है, उसका एक और नाम कंपोजिटियाई है, कंपोजिटा सीएई या कंपोजिटेई है, एस्ट्रासियाई। ठीक है, एस्ट्रासियाई एनसीईआरटी में कहीं नाम मेंशन है? कौन बताएगा? कहां दे रखा है? कहीं नाम लिखा हुआ है? कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहां? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वाले टॉपिक में, यस, एपोमिक्सिस वाले में उसने लिखा एस्ट्रासियाई कि इसमें भी दिखता है। सही है? ठीक है, क्लास 12th वाले में। मैं फिर बोल रहा हूं, एस्ट्रासियाई के तुम्हारे एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, एक सनफ्लावर और एक मारीगोल्ड, बेसल प्लेसेंटेशन में लिखे हैं। तो हम दो से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एनटीए ने इवन इफ ये फैमिली ऐड कर दी है, पर एनटीए ध्यान रखेगा जब पेपर बनेगा नीट का तो वो उल्टे सीधे एग्जाम्पल यूज नहीं करेगा। तो हमें यही 3 फैमिलीज और एक्स्ट्रा करनी है। अपने दिमाग में रखो, एक तो गेहूं की फैमिली है, फिर मालवेसियाई के 3 एग्जाम्पल हैं आपके पास। मालवेसी के सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, और एक सनफ्लावर वाली फैमिली है जिसके 2 एग्जाम्पल है। सनफ्लावर, मारीगोल्ड किसे कहते हैं? गेंदे के फूल को। जो गेंदे का फूल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मारीगोल्ड कहते हैं। सही है? बोलो। ठीक है, उसके अलावा और नहीं करने आपने। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी। जल्दी करो बेटा। चले आगे। लेडी फिंगर का साइंटिफिक नाम पहले जब वो चैप्टर था ना स्ट्रेटेजीज वाला, उसमें दे रखा था एबल मॉस्कस एस्कुलेंथस, पर क्योंकि वो चैप्टर ही हट गया। जो आपका एक चैप्टर था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें लेडी फिंगर का साइंटिफिक नाम दे रखा था। ठीक है, लेडी फिंगर को वैसे ओकरा भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो लेडी फिंगर या ओकरा जो है उसका साइंटिफिक नाम उस चैप्टर में दे रखा था, हाँ, एबल मॉस्कस एस्कुलेंथस। वो कौन से चैप्टर में था? स्ट्रेटेजीज वाले में। वो चैप्टर ही हट गया, तो इसलिए हम अब साइंटिफिक नाम उसका नहीं लिख रहे। क्लियर है? बोलो। ठीक है, किसी हो सकता है कोचिंग में वो यूज करके दिखा दे आपको कि देखो आपको नहीं पता है, पर नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी से वो चैप्टर डिलीट हो गया। क्लियर? आपसे साइंटिफिक नाम नहीं पूछे जाते, एक दो ही वो यूज करते हैं। क्या, मैं बता देता हूं। वो जनरली मस्टर्ड की जगह आपको ब्रासिका लिख के दे देंगे। मस्टर्ड की जगह क्या लिख के दे देंगे? ब्रासिका, ये कर सकते हैं वो। उसके अलावा वो सोलेनम लिख के दे सकते हैं पोटैटो की जगह या ब्रिंजल की जगह। क्या लिख के दे सकते हैं? सोलेनम लिख के दे सकते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम या सोलेनम मेलोनोजीना, जीनस लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली क्या करेंगे? कॉमन नेम ही यूज करेंगे। क्लियर है? वो नॉर्मली कौन सा नेम यूज करेंगे? कॉमन नेम। नोट करो जल्दी से, जिन्होंने लिख लिया प्लीज याद कर लो, मॉर्फोलॉजी खराब हो जाएगी नहीं तो। और 12 नंबर की ये है, 12 नंबर से लेकर और ज्यादा आएंगे, लेकिन 12 नंबर का वो टॉपिक है जो एग्जाम्पल के बिना नहीं होगा।
मैं आपको अब टॉपिक्स लिखवाने जा रहा हूं। कर लिया सबने, लिख लिया? जल्दी करो, फास्ट फास्ट। हो गया? चलिए, सनफ्लावर की फैमिली का नाम एस्ट्रासिएई या कंपोजिटिएई, सही है। ग्रामीनेई किसका नाम है? पोएसिएई का, ठीक है। लेग्यूमिनोसा सिएई या फेबेसिएई लगभग पी की, मटर की फैमिली है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे आएंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले रुक जाओ, पहले टॉपिक तो लिखवा दूं, चैप्टर चालू हो रहा है। हाँ भाई, इधर देखें, जिन बच्चों को नहीं पता वो क्लियरली सुन लो। जब तुम क्लास 11th में पहली बार आए थे तो तुम्हें सिर्फ रूट समझ में आई थी, थोड़ी सी स्टेम आई थी, लीफ कम समझ में आई थी, इनके क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हें ये समझ नहीं आया था, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन 3 तो मिनिमम आएंगे, 4 तक जा सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन आएगा, बिना एग्जाम्पल के सॉल्व नहीं होगा। इनमें से मेन क्वेश्चन मॉडिफिकेशंस के थे, मॉडिफिकेशंस को उसने डिलीट कर दिया है, तो इसका मतलब इनमें सिर्फ जो क्वेश्चन बच गए वो डेफिनेशंस रह गई हैं। सिर्फ क्या रह गई हैं? डेफिनेशंस। एग्जांपल ज्यादा बचे नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? लीफ में कुछ एग्जांपल बचे हैं, जैसे एल्स्टोनिया वगैरह, वो करेंगे हम। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी जब भी आती है एग्जाम्पल बेस्ड आती है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है वो। तो पहले मॉडिफिकेशन का एक क्वेश्चन आता था, इस वाले के 3 क्वेश्चन आते थे। ये पैटर्न चला था 2016 तक। 16-17 के बाद से मॉर्फोलॉजी के 3 और किसी किसी साल 2 आए। जैसे ही लास्ट ईयर सिलेबस डिलीट हुआ है, वापसी 3 से 4 क्वेश्चन का पैटर्न बनने लग गया। तो आप मान के चलो 4 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी जरूर आएंगे, 5 भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछेगा? इस वाले पार्ट से। किस किस से? इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, फैमिली। और ये सारे पार्ट्स जो हैं आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ये सारे पार्ट्स क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्या हुआ भाई? आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, है, है, लाइक, ये क्या है? चलो ठीक है, अपने दिमाग में ये बिठा लो बेटा। आपके पास इसके 3 से 4 क्वेश्चन है, इसको हम एक क्लास में भी पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ज्यादा फोकस हम लोग इसी पे रखेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए सबसे पहले, अच्छा मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मॉर्फोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, मॉर्फोलॉजी की क्या जरूरत है, ये सब नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्लियर? ये 11th क्लास को पढ़ाते हैं, क्लास शुरू होती है तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी देर टाइम खराब करने के लिए करते हैं लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। छोटे बच्चे होते हैं 11th के बेटा, वो चुपचाप देखते हैं बोर्ड की तरफ, उन्हें मजा आ रहा होता है, अच्छा यही मॉर्फोलॉजी है, उनको पता नहीं क्वेश्चन कहां से आते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्यों पढ़ाई जाती है ना, वो खुश हो जाते हैं रूट पढ़ के, वाह, और रूट का क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्यूलिप, टर्निप, स्वीट पी, लिली, पी, ब्रासिका, पेटूनिया, चाइना रोज, सनफ्लावर, कॉटन, मेज, मकोई, बेलाडोना, सनहेम्प, ट्राइफोलियम, रेडिश। फैमिलीज लिखनी है, और कितनी फैमिली के कौन से हैं, चलो चालू हो जाओ जल्दी।
जो गलतफहमी में हो कि नहीं करेंगे प्रैक्टिस और बन जाएगा, नहीं बनेगा वहां पे क्वेश्चन, में श्योर हूं। मुश्किल क्वेश्चन आएगा, फंस जाओगे। मॉर्फो से तुम्हारे फिजिक्स के नंबर बढ़ेंगे। 5 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा, 15 सेकंड में तीनों क्वेश्चन। दो फायदे फिजिक्स में, 2-4 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग वहां कवर करेंगे। दूसरा, तुम्हारे को 10 मिनट एक्स्ट्रा देगा ये फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के टॉपिक्स वीक रख के नुकसान होता है। मॉर्फो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये वीक रखने से नुकसान होता है टाइम का। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं। मकोई है, मकोई, डी नहीं है बेटा, मकोई है, मकोई। मकोई किस में आता है? सोलेनेसी में। सही है। मैं फैमिलीज लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। आज तुम पेज पलट के लिख रहे हो, कल कोई पेज पलटता नहीं दिख जाए मुझे। ट्यूलिप, लिलिएसी, टर्निप, स्वीट पी, लिली, ब्रासिका, पेटूनिया, चाइना रोज, एस्ट्रासियाई, मालवेसियाई, पोएसियाई। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल्स में से फैमिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ठीक नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर आप फैमिलीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आज जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उन्हें एग्जाम्पल याद नहीं है, घर जाओ 10 बार कम से कम एग्जाम्पल लिखो। जिनको 10 बार में याद नहीं होता है 11 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? सीधा सा लॉजिक है बेटा। आप में से बहुत सारे फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे होंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा मॉर्फो कैसी आती है। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, क्योंकि उनको एक्चुअल में क्या होता है, कोचिंग में रूट स्टेम लीफ से चालू करते हैं, दिक्कत ये उसका क्वेश्चन नहीं आता, तो इन्फ्लोरेसेंस तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को लगता है इतने में ठग है, और वो 2-2 एग्जाम्पल लिखवाते हैं सबके, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। टीचर ने पढ़ा दिया मॉर्फो, उसके आगे है एक्चुअल में, जहां खत्म होती है पढ़ानी वहां से स्टार्ट होती है एक्चुअल में कि कैसे याद करनी है। मॉर्फो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल के लिए खासकर बोल रहा हूं। अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं है तो वहां आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये टॉपिक पिछले कुछ साल में इजी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर मुश्किल क्वेश्चन इनसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हम चालू कर रहे हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? इनफ्लोरेसेंस। क्या रहेगा बेटा? इनफ्लोरेसेंस। हेडिंग डालो, इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, हेडिंग डालो। जिनको एग्जाम्पल्स याद नहीं है प्लीज एग्जाम्पल्स याद करके आए कल। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका असाइनमेंट ऑलरेडी बन चुका है, मैं आपको अभी अभी डाल दूंगा ग्रुप में, आ जाओ। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, क्या परिभाषा है? सिंपल सा लैंग्वेज, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे। अब यहां पर 3 शब्द हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। पहला अरेंजमेंट, दूसरा फ्लावर और तीसरा फ्लोरल एक्सिस। ये क्या होते हैं? क्योंकि ये तो सिंपल परिभाषा है, मतलब इनफ्लोरेसेंस शब्द का मतलब होता है कि फ्लावर, फूल किस तरीके से किसी फ्लोरल एक्सिस पे अटैच होता है। समझ में आ रहा है? किस तरीके से अटैच होता है, अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मुझे समझ में आना चाहिए वो आना चाहिए कि यार सर ये बताओ फ्लोरल एक्सिस कैसे कहते हैं, क्योंकि फ्लोरल एक्सिस समझ आएगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम होता है पेडनकल। क्या नाम होता है? पेडनकल, एक और नाम होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये एक स्टेम जैसी चीज बना दी। हमेशा याद रखो, आपको ये हेल्प मिलेगी। ये मैंने एक स्टेम जैसी चीज बना दी। इस स्टेम जैसी चीज पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, इसे नोड कहते हैं। सही है? यस। नोड वो जगह होती है जहां पर लीफ प्रेजेंट होती है। जहां पर क्या प्रेजेंट होती है? लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो, मान लो इस पर इस तरीके से हमारे पास फ्लावर लगे हुए हैं। ऐसे हमारे पास क्या लगे हुए हैं? फ्लावर लगे हुए हैं इस पे, ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब फ्लावर लगे हुए हैं इस पे, स्टेम पे। तो ये जो स्टेम है, इसको हम फ्लोरल एक्सिस कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस पर फ्लावर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर फ्लावर लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लोरल एक्सिस बोल सकते हैं। इसके अलावा ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास, ध्यान देंगे, इस प्रकार से ये नोड लगी हुई है और नोड पर यहां पर ऐसे लीफ होती हैं। लीफ और नोड के बीच से इस प्रकार से ब्रांच बनती है। उस ब्रांच पर भी नोड होती है, क्योंकि ब्रांच पर भी तो लीफ होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, मेरे पास ये लीफ बनी हुई है ऐसे। ठीक है, हमारे पास यहां से मान लो ब्रांच बन गई, यहां से हमारे पास क्या हुई? ब्रांच बन गई, लीफ बनी हुई है। यहां से हमारे पास फ्लावर बन गए। देखो इधर देखो, ब्रांच नहीं बन गई, फ्लावर बन गई। मेरे पास यहां से फ्लावर बन गए, ऐसे ऐसे फ्लावर लग गए। ठीक है, ये तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्लोरल एक्सिस। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसको इसको क्या बोलूंगा? फ्लोरल एक्सिस। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो फ्लोरल एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस? इट इज ब्रांच या स्टेम जिस पर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर प्रेजेंट होता है। जिस पर फ्लावर प्रेजेंट होगा उस ब्रांच और स्टेम को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लोरल एक्सिस मेन स्टेम हो सकती है, मेन स्टेम भी हो सकती है। सही है? क्लियर है? फ्लोरल एक्सिस मेन स्टेम हो सकती है या कोई ब्रांच हो सकती है जिस पर क्या लगा हो? फ्लावर लगा हो। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस या पेडनकल। क्लियर है? अच्छा, फ्लावर फाइनली फ्रूट बनाता है। सही है, फ्लावर फाइनली क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। अब सुनो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। गेहूं की फैमिली में फ्रूट और सीड एक ही बात है, क्योंकि फ्रूट की दीवार के साथ सीड की दीवार आपस में फ्यूज हो गई है। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि जो फ्रूट सीड है उसके बाहर जो फ्रूट की दीवार थी वो आपस में चिपक गई। तो जो गेहूं आप देखते हो वो फ्रूट भी है, सीड भी है। इतनी बात समझ में आ रही है? मक्का जो आप देखते हो ग्रेन, वो फ्रूट भी है और सीड भी है। ये चीज समझ में आ रही है? अब आप देखो, जो भुट्टा आप खाते हो, मेज जो खाते हो, उसके सेंटर में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोरल एक्सिस होता है। उस पर फ्लावर लगे हुए थे। फ्लावर की जगह अब उस पर क्या प्रेजेंट है? सीड, क्योंकि वही उसका फ्रूट है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। पहले उस पर क्या लगे हुए थे? फ्लावर लगे हुए थे। अब फ्लावर की जगह उस पर क्या आ गए? सीड आ गए। वही सीड उसका फ्रूट भी है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो मेज भुट्टा आप खाते हो तो उसके सेंटर में वो व्हाइट स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या था? फ्लोरल एक्सिस था। उस पर खूब सारे क्या लगे हुए थे? फ्लावर लगे हुए थे। अब वो जो फ्लावर लगे हुए थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? सीड में कन्वर्ट हो गए या फ्रूट में कन्वर्ट हो गए? क्लियर है? और जहां पर वो नहीं कन्वर्ट हो पाए वहां पर खाली जगह रह जाती है। देखा आपने खोलने के बाद, है ना? आप खुश होके आते हो, आज तो बढ़िया खाएंगे, उसमें कुछ निकलता ही नहीं है, सिर्फ फ्लोरल एक्सिस। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो फ्लोरल एक्सिस मेन स्टेम हो सकती है या ब्रांच हो सकती है जिसपे क्या प्रेजेंट हो? फ्लावर प्रेजेंट हो। नोट करिए, चलिए आप अपने दिमाग में कंफर्म कर लो। या तो इससे क्या आएंगी बेटा? या तो इससे डेफिनेशंस आएंगी, सही है, या तो डेफिनेशन या एग्जाम्पल। लिख लिया? जल्दी बनाओ यार, जल्दी करो जल्दी। जल्दी, फास्ट। बेटा इसको आज स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि हम जो फ्लावर वाला पूरा पार्ट है इस वीक में खत्म कर लें आराम से। तो उससे क्या होगा, जो 90% क्वेश्चन आएंगे मॉर्फो के इस वीक में हम कर लेंगे। तो रूट स्टेम लीफ का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं, फिर उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, जो मेन पार्ट आएगा इस वीक में हम करा देंगे उसको। क्लियर है? ठीक, सही है। हाँ, और आपको असाइनमेंट में अभी डाल दूंगा आज, क्योंकि असाइनमेंट में उसमें करा चुका हूं, ऑनलाइन वाले में।
ठीक है, वो बना हुआ रेडी है, तो मैं डाल दूंगा। आप में से जितने को जो क्वेश्चन बने वो बनाए इस वीक में, ताकि आप पूरा कर सके उसको। 80-90% सॉल्व भी हो जाएगा वो। क्लियर? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लावर कैसे, क्योंकि मैंने कहा 3 चीजें हैं। अरेंजमेंट हम अभी समझेंगे, फ्लोरल एक्सिस मैंने बता दिया, मैं आपको फ्लावर समझाने जा रहा हूं कैसे फ्लावर डेवलप होता है, इसको समझना हमने। क्लियर? ठीक है, चले भाई। बिल्कुल 3 थोड़ी बनाने, 2 भी बना सकते हो तुम, हाँ ना। लीफ एक आध कम ज्यादा कर लो अपने हिसाब से, प्लांट कोई बुरा नहीं मान रहा तुमसे। सही है, तुम पेड़ काट देते हो, अब इसका क्या बुरा मानेगा वो? तुम काट नहीं काटते? अच्छा, हाँ नहीं सही कह रहा, लगा तुमने बड़े पेड़ लगा दिए। हाँ हाँ, तुम्हारा ही नाम छपा हुआ 10th के एनसीईआरटी में, नहीं? वो कौन था, ए के बनर्जी? किसी को याद भी नहीं होगा। कौन कौन सा ए के बनर्जी, कहाँ लिखा हुआ ये 10th क्लास में? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से था वो? उसने साल के फॉरेस्ट डेवलप किए थे, किसी को याद है? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बंगाल। 10th की एनसीईआरटी। कोरोना था, शाबाश, बहुत बढ़िया। बेटा जब तक हम लोग 10th नहीं पढ़ा रहे हैं तब तक नहीं चलती। जिस दिन हमने गलती से 10th के लेक्चर डालने चालू किए उस दिन सब चलने लग जाएगी, तू चिंता ना कर। इधर आ जाओ। हाउ फ्लावर डेवलप, इधर देख बेटा। फ्लावर कैसे डेवलप होता है पहले ध्यान से देख। पहले यहां भी नहीं चलती थी एनसीईआरटी। इधर देख, सबसे पहले तुम लोग समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये मेरे पास एक स्टेम है, ठीक है? इधर देखेंगे सारे बच्चे, यहां पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उसके ऊपर ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर कुछ बनता है ऐसे, इसको एपिकल बड कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? एपिकल बड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एपिकल बड का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्या है? नोड है। ये चीज क्या है? नोड। और दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटर नोड कहते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये स्टेम बनाई है, सबको दिख रहा है? ये मैंने स्टेम बनाई है, इन पर मेरे पास लीफ होती है बेटा, इन पे मेरे पास लीफ होती है। अब जरा समझना, लीफ प्रेजेंट है, इन पे मेरे पास क्या है? नोड पर मेरे पास ऐसे लीफ प्रेजेंट है। अब जरा समझो, अब क्या होगा अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं थोड़ी सी। जब मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, देखो ऐसे, ये ऐसे हाइट बढ़ गई इसकी। जब मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूं ऐसे, इस तरीके से हाइट बढ़ा रहे हैं इसकी, तो क्या होगा आप समझो, अंदर से डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं यहां पर, वो ऐसा लीफ जैसा और स्ट्रक्चर बना देगा। और जो ये यहां पे प्रेजेंट थी, ये पीछे छूट जाती हैं इन नोड्स पर। ये जो नोड्स है ना, यहां पर ये देख बेटा, ये देख, समझ इस बात को। ये जो ऊपर में स्ट्रक्चर होता है इसको एपिकल बड कहते हैं। बड क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स के आसपास लीफ जैसा स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग सेल्स के आसपास लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बड। बड अगर किसी स्टेम और ब्रांच के ऊपर दे रखी हो तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकल बड। तो आपने देखा कि किसी स्टेम के ऊपर ये एपिकल बड है, अब इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, ये लीफ की फॉर्म में यहां पीछे छूट जाएगा। यहां पे छूट जाने का मतलब क्या है? यहां से नया स्ट्रक्चर बनेगा अंदर से, ये अब यहां छूट जाएगा, ये और ऊपर ग्रो करेगा। तो ये वाली लीफ ऐसे करते हुए लीफ बनती जाएंगी। मतलब ये वाली लीफ पहले बनी थी तो ओल्ड लीफ हो गई, ये वाली लीफ कैसी हो गई? यंग लीफ हो गई। आपको ये समझ में आ रहा है लीफ कैसे बनती है? एपिकल बड ऐसे ग्रो करती है, जो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है ये नीचे रह जाता है, ये यहां से और ग्रो करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका और क्लियर दिखाता हूं। ये रियल में बड ऐसी होती है, देखो। आपको समझ में आया कुछ? ये ऐसी होती है जिसमें यहां डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये एक लीफ बनेगी, देखो सबसे पहले सबसे पुरानी कौन सी? ये तो ये क्या बन जाएगी? लीफ बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर यहां से और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऐसे यहां से ये डिवाइडिंग सेल से और बन जाएंगे, ये ऐसे ऊपर ग्रो करेगा। तो ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर यहां पीछे छूटते चले जाएंगे, प्रॉपर लीफ। अभी ये बड है, बाद में इससे क्या बन जाएगा बेटा? लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? बोलो, ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? ये समझ में आ रहा है?
ये समझ में आया नहीं आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी बड लीफ बनाती है, एपिकल बड, कौन सी बड लीफ बनाती है, एपिकल बड, सही है। और लीफ प्रेजेंट कहां होती है, नोड पे। बनने के बाद वो कहां प्रेजेंट होती है, नोड पे, क्योंकि ये जगह जो होती है नोड होती है। तो जब ये ऊपर ग्रो कर जाएगा तो ये यहां प्रेजेंट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो जगह होती है ये नोड होती है, तो ये वाली लीफ यहां आ गई, फिर ये थोड़ा ऊपर होगा तो ये वाली लीफ अगली नोड पर होगी, बीच में गैप आ जाएगा। देखो ये क्लियर है? अगर इसको मैं और प्रॉपर दिखाऊं तो ये आपको ऐसे दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक लीफ बनी। ये देखो, ये बनी, ये देख, ये बना, ये देख। हाँ बेटा, नोड से अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ये देख, ये वाला देखो बेटा, ये वाली चीज यहां नोड बना जाएगी, बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, लीफ। फिर ये एक लीफ बन जाएगी, यहां से ऐसे और स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखो अगली कहानी देखो, अब देखना मैं आपको क्या समझा रहा हूं यहां पे। अब हमारे पास क्या हो गया, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ये मेरे पास स्टेम थी, इसके टॉप पर कौन सी बड है, एपिकल बड है। ये टॉप पर कौन सी बड है, एपिकल बड है। यस। अब यहां पर समझो, एपिकल बड है, यहां पर मेरे पास ये सब क्या है, नोड। ठीक है, नोड पर ये लीफ बनी हुई है, ये बड़ी लीफ है, ये थोड़ी छोटी लीफ है, ये और छोटी है, क्योंकि ये नई लीफ है ना, यहां से बनी है तो छोटी होगी, ये पुरानी हो गई, ये बड़ी होगी। अब क्या है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये स्टेम और लीफ का ये जो गैप होता है, ये स्टेम और लीफ के बीच की ये जगह, इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल। यहां पर भी एक बड बन सकती है, ये नोड पर ही बनेगी। ये देख, ये जो नोड है ना, ये इस पर यहां की तरफ एक बड बन सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस बड का नाम होता है एक्सिलरी बड। क्या नाम है इसका, एक्सिलरी बड। सबको समझ में आ रहा है, बोलो। आपको समझ में आ रहा है प्लांट ग्रो कैसे करता है? प्लांट ग्रो करता है एपिकल बड से। एपिकल बड नोड पर लीफ बनाती भी चलती है और ग्रो करती चलती है। जब नोड पर, नोड और लीफ, देखो ये नोड पर लीफ और स्टेम के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल। तो लीफ एक्सिल पर एक और बड निकलती है, उसका नाम क्या है, एक्सिलरी बड। अब वो एक्सिलरी बड क्या करती है एग्जैक्टली, एक्सिलरी बड एग्जैक्टली क्या करती है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से अगर आप इस पे फोकस करोगे, तो वो क्या करेगी, ब्रांच फॉर्म कर देती है। आपके पास ये लीफ है, अब इसने क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रांच फॉर्म कर दी। इस तरीके से क्या कर दी बेटा, ब्रांच, ऐसे ये ब्रांच बना दी। अब इस ब्रांच के टॉप पर, यहां तो एपिकल थी, यहां एपिकल थी, इस ब्रांच के टॉप पर भी मेरे पास एपिकल बड ही होगी ये। तो ये जो एक्सिलरी बड थी, जब ये ग्रो कर जाती है ना, तो इसके टॉप पर यहां पर एपिकल बड आ जाती है। इस पर भी मेरे पास क्या होती हैं, ऐसे नोड्स होती हैं। समझ आ रहा है? और उस नोड पर भी क्या होती है, मेरे पास लीफ होती है। ये समझ में आया कैसे डेवलपमेंट हो रही है? देखो सबसे पहले स्टेम, किसकी ग्रोथ हो रही है, एपिकल बड की। वो पीछे लीफ छोड़ता जा रहा है, किस पे, नोड पर। ये क्लियर है? अब ये ऐसे ग्रो कर रहा है, तो हमारे पास लीफ और स्टेम के बीच की जगह, या लीफ और ब्रांच के बीच की जगह को क्या बोलेंगे, लीफ एक्सिल। अब क्या होगा, नोड पर ही एक और बड बनेगी, उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड क्या देगी, ब्रांच। क्या देगी, ब्रांच। ये ब्रांच देगी। अगर आप ध्यान से देखो, ब्रांच क्या है, ब्रांच बिल्कुल स्टेम जैसी चीज है। अब वो ऐसे ग्रो कर रही है, उसके टॉप पर यहां पर क्या होगी, एपिकल बड। इस एपिकल बड से ही यही लीफ बनी होंगी नोड पर। समझ में आ रहा है? ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ किससे बनी है, इस एपिकल बड से। तो ये भी बढ़ती जाएगी। अब यहां पर भी एक और ब्रांच बन सकती है। समझ आ रहा है? प्लांट ऐसे ही ब्रांच बनाता है। क्लियर है, बोलो। ब्रांच कैसे बन रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हर एक ब्रांच पर क्या प्रेजेंट होती है, नोड। कितने लोगों को वो पता है बेटा, एक कटिंग होती है, कटिंग कह रहा हूं, छोड़ो। हमारे पास कुकुम्बर, कुकुम्बर की फैमिली, तोरी, घिया, लौकी के किसी ने प्लांट देखे हैं? ठीक है, उनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। ठीक है, तोरी वाले में या घिया वाले में पहले मेल फ्लावर आता है, फिर फीमेल फ्लावर आता है। उनमें एक टेक्निक यूज करते हैं
कि जब ये मेन स्टेम थोड़ी सी ग्रो करती है, इसकी टिप तोड़ देते हैं, ठीक है, फिर उसकी ब्रांच आती है, उसकी टिप तोड़ देते हैं, फिर तीसरी ब्रांच आती है। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, इसको कहते हैं 1G फर्स्ट जनरेशन, इसको कहते हैं 2G। जब इसकी तीसरी जनरेशन की ब्रांच बनती है उसे 3G कहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये वाला ग्रो करता रहेगा, मेन स्टेम ग्रो करती रहेगी, उसमें मेल फ्लावर ज्यादा आते हैं। जब 3G लेवल की ब्रांच आती है तो उसमें फीमेल फ्लावर ज्यादा आते हैं। फ्रूट किससे बनेगा? फीमेल फ्लावर से। तो यूट्यूब पे तमाम तरह की वीडियोस हैं एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट की, जिसमें 3G कटिंग लिखा रहता है। 3G कटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हम एपिकल बड तोड़ रहे हैं ताकि ब्रांचेस बने, फिर उसकी बड तोड़ रहे हैं ताकि फिर ब्रांचेस बने। और आपको पता है मेन स्टेम से जो ब्रांच बनती है उस पर भी नोड होती है, उससे फिर ब्रांच बन सकती है। ये समझ में आ रहा है? बोलो, आपको प्लांट की ग्रोथ का पैटर्न समझ में आ रहा है? अब क्या किया प्लांट ने, सोचा, ध्यान सुनेंगे बेटा, प्लांट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर बनाता है। फ्लावर वो कैसे बनाता है समझो। फ्लावर बनाने के लिए वो क्या करता है आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास ये बेटा सारी क्या है, ये यहां पर नोड थी, ये यहां पर नोड थी, ऐसे, यहां पर ये लीफ है, ऐसे, सही है, ये मेन स्टेम है मान लो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास, आप ये समझ पा रहे हो कि किसी भी ब्रांच जो होती है उस पर ऐसे नोड होती हैं, ऐसे क्या होती है, नोड होती हैं। अगर मैं ये सारी नोड एक जगह ले आऊं, सारी नोड एक जगह ले आऊं, कैसे ला सकते हैं जरा समझना। ये आपको नोड दिख रही है? हाँ बेटा बताओ, ये नोड है, ये भी नोड है, इसके बीच की जगह को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। अब मैंने क्या किया, इंटरनोड को ग्रो नहीं करने दिया। किसको ग्रो नहीं करने दिया? इंटरनोड को। अगर इंटरनोड ग्रो नहीं की, इंटरनोड नॉट इलोंगेट, तो सारी नोड एक साथ आ गई, नोड कम टुगेदर। जब सारी नोड एक साथ आ गई, एक साथ आ गई, तो उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसा, इसको थैलेमस कहते हैं, जो फ्लावर का टॉप होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, फ्लावर देखोगे तो उसका एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस पर ये जो नोड थी, ये अब सर्कल की फॉर्म में लगी रहेंगी, ऐसे ऐसे। मैं आपको फिर समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे फ्लावर क्या है, फ्लावर एक कंडेंस शूट है, मतलब एक कंडेंस मतलब कंडेंस हुई हुई ब्रांच है। कैसे बना समझो, अगर यहां एक्सिलरी बड थी तो ब्रांच बनती, ब्रांच, इस ब्रांच पे बहुत सारी नोड होती, समझ में आ रहा है, बहुत सारी नोड होती, और फिर उस पे क्या बनती, लीफ बनती। फ्लावर कैसे बनता है, यहां पर नोड ना बन के, उस तरह की चीजें ना बन के, सीधे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो फ्लावर हो गया। ये कैसे बना, बनने वाली थी ब्रांच, जिस पर खूब सारी क्या होती बेटा, ये खूब सारी नोड्स होती। तो ये सारी नोड एक जगह आ गई, और वो क्यों आई, क्योंकि इंटर नोड इलोंगेट नहीं, इलोंगेट मतलब बड़ी नहीं हुई, उससे सारी नोड एक जगह आ गई। जब सारी नोड एक जगह आ गई तो उसने एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या था बेटा, पहले ब्रांच पर नोड इधर 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 ऐसे लगी थी। अब क्या हो गया, हमारे पास थैलेमस बन गया ऐसा, उस पे सर्कल में नोड लगी हुई है, सही है। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब उस सर्कल में क्या बनेंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन बनेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि फ्लावर है क्या, फ्लावर वो ब्रांच है जिसकी इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई। जब सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई तो उसने क्या बना लिया, थैलेमस बना लिया। अब उस थैलेमस पर सर्कल में नोड लगी हुई है। कैसी लगी हुई है, सर्कल में नोड लगी हुई। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर, डेफिनेशन, तो फ्लावर इज अ कंडेंस शूट। फ्लावर वाले टॉपिक की पहली लाइन पढ़ो, फ्लावर वाले टॉपिक की पहली लाइन पढ़ो, देखो आपको मिलेगा। मॉर्फोलॉजी में जाना है, क्या कर रहे हो, अब तो आओ मॉर्फोलॉजी में, कहां घूम रहे हो। मिला उसमें कंडेंस शूट, किसी को मिला, किस में मिला, फ्लावर में मिला, इनफ्लोरेसेंस में मिला। इनफ्लोरेसेंस में देख लो, इनफ्लोरेसेंस में देखो कंडेंस हो गया है, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करिए, इस तरह की बात लिख रहा है वो।
आपको यह समझ में आ रहा है लीफ कैसे बनती है, यह समझ में आया ब्रांच कैसे बनती है, और यह समझ में आया किसी पर्टिकुलर सीजन में जहां ब्रांच बनने वाली थी वहां क्या बन गया, फ्लावर बन गया। और जब बहुत सारे फ्लावर बन जाएंगे तो यह चीज फ्लोरल एक्सिस हो जाएगी। बोलो, फ्लावर समझ में आया कैसे बना। अच्छा कुछ हाँ बेटा बोल, तेज बोल, तेज तेज बोल, तेज। वो हार्मोन देकर है, वो तो हार्मोन की वजह से कर रहे हैं हम लोग, हार्मोन छिड़क के। पर जैसे फार्मर कैसे बढ़ाता है, नॉर्मली मैं बताता हूं क्या आता है, लॉजिक क्या है कि नेचर पहले मेल फ्लावर बनाती है ताकि फीमेल फ्लावर बने और वेस्ट ना हो। तो नेचर का क्या सेट है कि पहले वाली ब्रांचेस पे क्या बनाएगा, मेल फ्लावर, उसके बाद फीमेल फ्लावर बनाएगा। तो हमने क्या किया, वो जो मेन ब्रांच थी उसे ग्रो नहीं करने दिया, जिस पर ज्यादा मेल फ्लावर बनते उसको तोड़ दिया। तो जैसे ही टिप तोड़ोगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो क्या निकलती है, ब्रांचिंग निकलती है। अब उस ब्रांच से क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड ब्रांच से थर्ड ब्रांच पे फीमेल फ्लावर। अब इथिलीन तो एक एडिशनल है, वो हार्मोन के थ्रू है, तुम नेचुरल भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या इफेक्ट करता है बेटा, हम ब्रांच पे ला रहे हैं, ब्रांच पे ऑलरेडी जीन्स में सेट है कि जब तीसरी चौथी ब्रांचेस बनेंगी ना उसमें फीमेल फ्लावर बनेंगे, ये सेट है ऑलरेडी जीन्स में। हमने वो ब्रांच जल्दी बनवा दी, हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, और पूछो। हाँ भाई, ये वाली कहानी समझ में आई है। ठीक है, सबसे पहले लीफ कैसे बनती है समझ में आ गया, एपिकल बड से। फ्लावर कब बनता है, जब नोड सारी कंडेंस होके एक जगह पे आ जाती है, कंडेंस इंटर नोड हुई है और सारी नोड एक जगह पे आ गई, और वो नोड अब सर्कल में प्रेजेंट है। सर्कल के लिए वर्ड यूज करते हैं वर्ल, क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्ल, WHORL, वर्ल, याद हो सकता है, सही है। तो ये मेरे पास वर्ल, क्लियर। इधर देखो, अब मेरी तरफ देखो सारे, अरे इधर को देख लो नलायकों, ये देखो ये सर्कल है। मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज इसके ऊपर प्रेजेंट हो उसको एपिकल बोलते हैं, लेकिन अगर ऊपर बने और साइड में ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे ऐसे, तो उसको कहते हैं लेटरल। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसके ऊपर कोई चीज ऐसे टॉप पर लगी हो इसे एपिकल बोलेंगे, लेकिन लगकर ऐसे साइड में हो जाए, जैसे सेपल्स साइड में होती हैं, साइड सेपल्स कैसे होती हैं, लगकर ऐसे साइड में होती हैं, तो कहते हैं कि सेपल्स पेटल जो भी ऑर्गन बन रहे हैं वो लेटरल है। लेटरल मतलब ऐसे साइड में है, जब वो खुलते हैं तो ऐसे साइड आ जाते हैं, तो वो लेटरल लगे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सेपल पेटल स्टेमन कार्पल को हम कहते हैं फ्लोरल अपेंडेज। जैसे तुम्हारे हाथ पैर को क्या बोलते हैं, अपेंडेज, ऐसे ही सेपल पेटल स्टेमन कार्पल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल अपेंडेज। सही है। तो एनसीईआरटी क्या कहेगी, एनसीईआरटी कहेगी फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जहां पर इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, उसकी वजह से थैलेमस बन गया, उस पर नोड सर्कल में प्रेजेंट है, वर्ल में प्रेजेंट है, और फ्लोरल अपेंडेज लेटरली डेवलप हो रहे हैं। समझ आ रहा है, ये क्लियर है। और सर्कल में डेवलप होने, बाहर वाले सर्कल में सेपल, अंदर वाले सर्कल में पेटल। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है, कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स होते हैं वो दिन में खुलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि रोज वगैरह के फ्लावर देख के ऐसा लगता था यार ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा। शुरुआत में जब रोज का आप देखोगे तो पहले बड आती है, फ्लोरल बड, पहले बड आती है ना, कली कहते हैं जिसे, बड आती है, फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड की सेपल, सेपल ग्रीन वाला स्ट्रक्चर अभी बहुत बड़ा है, पेटल अभी ग्रो नहीं किया था, क्योंकि सेपल बाहर वाले सर्कल में है, तो बाहर वाला सर्कल पहले बना है इसलिए वो बड़ा था, और अंदर वाला सर्कल अभी बना नहीं है इसलिए वो बंद था। तो जैसे ही अंदर वाला सर्कल बनता है तो बाहर वाला खुल जाता है अपने आप। समझ आया भाई, फ्लावर खुलता क्यों है ऐसे, क्योंकि बाहर वाला सर्कल बना तो उसमें ग्रीन था, अंदर वाला कलर वाला बना अभी बना नहीं था, तो इसलिए वो बंद था। जैसे ही अंदर वाला बनेगा वैसे ही वो खुल जाएगा। अच्छा, बाहर वाले सर्कल की लिमिटेड ग्रोथ है, अंदर वाला ज्यादा ग्रो किया है, तो आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा सेपल छोटी छोटी है, पेटल ज्यादा बड़ी है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो सब कुछ किस में बन रहा है, सर्कल में बन रहा है, पहले बाहर बनेगा फिर अंदर बनेगा, और ये सब क्या है, नोड्स हैं। ये वो नोड्स थी जो पहले किसी स्टेम पर ऐसे लगी हुई थी, अब वो सारी नोड किस पर आ गई, टॉप पर आ गई। समझ आ रहा है।
और किसकी फॉर्म में है? सर्कल की फॉर्म में। उस सर्कल को क्या बोलते हैं? वर्ल। क्लियर है? सही है। तो सबसे बाहर वाले सर्कल में पहले बनेगा, फिर अंदर वाले सर्कल में, फिर उसके अंदर वाले सर्कल में। क्लियर? बोलो। ठीक है, बनाइए। जल्दी बनाइए बेटा। जिसको नहीं समझ आया पूछ लो बेटा। लिख लिया बेटा? जल्दी करो। फ्लोरल एक्सिस समझ में आ गया? ब्रांच और स्टेम जिसपे क्या डेवलप करेगा? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? कंडेंस शूट, जिसमें इंटरनोड इलोंगेट नहीं करी, सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई। यस। और वो किस पर आ गई? थैलेमस पे। ठीक है। जिन्होंने लिख लिया एक बार इन्फ्लोरेसेंस जस्ट रीड करें। चलिए आगे जल्दी करो। कई। हाँ बेटा। फ्लावर बनाने के लिए क्या एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं? फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोड सर्कल में चाहिए। तो अगर नोड ऊपर नीचे चली जाएगी तो सर्कल में कैसे आएगी? तो उसको सर्कल में लाने के लिए एक जगह ले आए और एक चौड़ा स्ट्रक्चर बना दिया ताकि फ्लावर बना सके। ठीक, इस वजह से किया। नहीं वो तो असल में क्या है, ये ऐसा नहीं होता कि पहले ब्रांच बनेगी फिर वो फ्लावर, ऐसा नहीं होता। फ्लावर तो डायरेक्ट बनता है, पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि फ्लावर बना कैसे, वो डेवलप कैसे हुआ। अब डेवलपमेंट ऐसी चीज है, वो तो आप देख नहीं सकते ना। ये तो आप क्या एक थ्योरी लगा रहे हो कि यार ऐसे होता है। फ्लावर भी एक तरह की ब्रांच ही है, पर ब्रांच में जैसे एक स्टेम है, उस पर लीफ अरेंज है। सही है। उस अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटेक्सी। सही है। ऐसे ही फ्लावर है। अब फ्लावर कहां अरेंज है हमारे पास? फ्लावर जो है, फ्लावर में क्या किया है, वो हमने सारी नोट्स एक जगह ले आए। अब उस पर वो सेपल्स पेटल अरेंज है इस तरीके से। मैं भी बताऊंगा कि किससे कंपेयर करोगे तुम इसको, फ्लावर को और इन्फ्लोरेसेंस को कंपेयर किससे करोगे वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। बेटा जब सीजन आएगा, मान ले एक प्लांट ग्रो कर रहा है, अब उसका सीजन आ गया, सीजन आने का मतलब अब वो मैच्योर हो गया और डे लेंथ उतनी है कि उसमें फ्लावर आ सकता है। तो नॉर्मल बड जो एक्सिलरी बड थी ना, वो फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है। सीजन है, सीजनल है ये चीज। वो कब तक बनाएगी? कभी तक भी, जब तक बना सकती है। नहीं कोई लिमिट नहीं है। प्लांट अनलिमिटेड ग्रो करते हैं। हाँ बेटा। एक्सिलरी बड नोड पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उस डिवाइडिंग सेल से बड निकलती है, उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है। हाँ भाई, ये कब तक बनाएगा? एपिकल बड। हाँ, लाइफ टाइम बनाएगा। क्या चीज है जो उसको लिमिट कर सकती है? चलो सोचो। एनवायरमेंट। सही है। एक्चुअल में क्या है बेटा, सारी चीजें, मान लो कोई चीज अनलिमिटेड ग्रो तो कर जाए, पर उसको जमीन से पानी चाहिए। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, ये लेंथ यहां से जमीन से यहां चली गई, ये यहां नोड है, यहां पे ब्रांच बना दी। अब यहां पानी पहुंचाना मुश्किल है इसके कंपैरिजन में। तो जब उसको लगेगा कि यहां चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, तो ब्रांच बनाना शुरू कर देगा। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? भाई एक लिमिट के बाद उतनी हाइट पे चीजें अगर नहीं पहुंच रही होंगी, रूट उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतने वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं है, तो उसको फिर और ऑप्शन ही नहीं है, ब्रांचेस बनाएगा वो। ठीक है। चलो आगे चलेंगे। बना लो बेटा, तुम लोग कुछ भी बनाते रहते हो, पता नहीं क्या क्या। हाँ।
डायग्राम के नाम पे पता नहीं क्या बना रहे हैं। हाँ, मेन है समझ आना। प्लांट देखोगे अब आपको समझ आएगा कि एक्सिलरी बड क्या होती है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आराम से देखोगे कोई प्लांट, ठीक है, रोड के बीच में खड़े होके मत देखना, गाड़ी उड़ा देगी, है ना? सही है। हाँ, पर तुम प्लांट देख रहे हो पीछे से गाय ने उड़ा दिया, है ना? है। हाँ बेटा, बेटा ये तो फिर बाद में सर्कल में बन गई, ये तो दिखाने के लिए है तेरे को। मैं तो तुझे सिर्फ ये समझा रहा हूँ, इंटर नोड नहीं होती ऐसे आ गई, फिर वो नोड सर्कल में आ जाती है। अब एग्जैक्ट प्रोसेस थोड़ी है, मॉर्फोलॉजी थोड़ी है ये, वो तो कुछ और चीज हो गई फिर डेवलपमेंट। तेरे को ये समझना चाहिए कि नोड 7 आ गई, नोड पे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो वो डिवाइडिंग सेल किस में अरेंज हो गए? सर्कल में। बस इतना काम का हमारा है। ठीक है, और पूछो भाई। भाई सारी बता देगा उसे, मुझे भी बता दे दो चार। हाँ बता भाई। हाँ, वो केमिकल कहते हो ना, हार्मोन होता है। एक सीजन के बाद एक हार्मोन बनता है बेटा, जिसे फ्लोरिजन बोलते हैं, जो आप लोग पढ़ते थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना? वो पढ़ते थे ना, फोटो पीरियोडिज्म एक टॉपिक होता था ना। तो वो उसकी वजह से नॉर्मल बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड किस में कन्वर्ट होती है? फ्लोरल बर्ड में। क्लियर है? चलिए आइए। हाइपोथेटिकल और सच की बात यह है कि कोई केमिकल है, पर हमने अभी तक आइसोलेट नहीं किया, तब तक वो हाइपोथेटिकल है। जब आइसोलेट कर लेंगे तो रियल हो जाएगा। अभी तक वो नाम दे रखा है बस। ठीक है, अगर वो हमें एक्चुअल में आइसोलेट कर ले और केमिकली पता चल जाए तो हम थोड़ा सा मतलब फ्लावर जल्दी ला पाए। अभी हम क्या करते हैं, जीए वगैरह यूज करते हैं सिर्फ। चलो आओ आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लोगे? लिखो फटाफट से, पॉइंट लिखो इसके नीचे। अपने सुंदर डायग्राम के नीचे पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। हाँ ठीक है। हाँ, आज से 2-3 लाख साल के बाद जब तुम्हारे नोट्स निकलेंगे ना और डायग्राम देखे जाएंगे, है ना? सही है, सिविलाइजेशन ऐसी भी थी। सही है। हाँ लिखो, कोई नहीं, लिखो लिखो, कोई नहीं कोई नहीं, लिखो। हाँ नहीं, बढ़िया बना रहा है। ठीक है लिखो, लिखो लीफ ऑलवेज डेवलप, या लीफ, लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड प्रेजेंट ऑन नोड। सही है, लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, और कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन नोड। ठीक है, क्लियर? उसके बाद लिखो लीफ एक्सिल, उसके बाद लिखो लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल, वर्ड लिख लोगे? हाँ, लीफ एक्सिल डेवलप एक्सिलरी बर्ड, लीफ एक्सिल डेवलप एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड ऑन नोड। एक्सिलरी बर्ड कहां बनती है? नोड पे। लीफ एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड बनती है नोड पे। ठीक है, विच कैन डेवलप इनटू, विच कैन डेवलप इनटू ब्रांच। लीफ, क्या बोला हमने? लीफ डेवलप, क्या बोला था हमने? लीफ एक्सिल डेवलप एक्सिलरी बर्ड ऑन नोड विच डेवलप इनटू ब्रांच। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद लिखो ब्रांच ऑल्सो हैव एपिकल बर्ड, ब्रांच ऑल्सो हैव एपिकल बर्ड। ब्रांच पे भी क्या होगी बेटा? एपिकल बर्ड होगी। ब्रांच पर भी क्या होगी? एपिकल बर्ड होगी। सही है, क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, फ्लावर इज अ, फ्लावर इज अ कंडेंस, कंडेंस, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट, फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, SHOOT, शूट। फ्लावर इज अ कंडेंस शूट वेयर, वेयर क्या इलोंगेट नहीं हुआ? इंटरनोड नॉट इलोंगेटेड, वेयर इंटरनोड नॉट इलोंगेटेड, जहां पर इंटरनोड क्या नहीं हुआ? इलोंगेट नहीं हुआ। वेयर इंटरनोड नॉट इलोंगेटेड, इंटरनोड की लेंथ नहीं बढ़ी,
एंड ऑल नोड्स all nodes all nodes all nodes together form thalamus. सारी नोड्स ने क्या बना लिया? थैलेमस बना लिया. सही है? क्लियर है? सारी नोड्स ने क्या बना लिया? थैलेमस बना लिया. अब लिखो लिखो ऑन थैलेमस नोड्स आर प्रेजेंट. ऑन थैलेमस nodes are present in whorl. Nodes are present in whorl. whorl मतलब सर्कल. ठीक है. अब आओ जरा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं. भाई तुम लोग अगर डिक्टेट करने पे नहीं लिख पा रहे तो बहुत खराब सिचुएशन है. हाँ, तुम कर लो किसी तरीके से मेडिकल. बीएससी में तो पास नहीं होगे भाई, वहां लिखना पड़ता है. हाँ, दिक्कत हो जाएगी वहां. तो क्या करोगे? मान लो नहीं होगा मेडिकल, फिर क्या करोगे? हैं? ऐप बनाएगा, फिर पढ़ ले. तो वही तो बात की बात बोल रहा हूं मैं. पढ़ लो भाई, पढ़ लो. ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो. टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा. हमारे पास दो टाइप का मेन है, तीन लिखा रहता है, दो मेन है आपके लिए. एक होता है रेसिमोस. सबसे पहला होता है रेसिमोस. बेटा प्लीज फोकस करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत होंगे. मेरे को क्वेश्चन कराने मेन. रेसिमोस इधर देखो बेटा, इधर देखेंगे सारे. ये मेरे पास स्टेम है. ठीक है, इस पर ये नोड है, ये लीफ बनी हुई है. भाई प्लीज बात नहीं करें, आपके विचार नहीं सुने जा रहे हैं. इधर ध्यान दें. ये मेरे पास फ्लोरल एक्सिस है. फ्लोरल एक्सिस पर ये एपिकल बड है. यहां भी एपिकल बड है, ये फ्लोरल एक्सिस पर एपिकल बड है. यहां पर ये नोड्स हैं. ठीक है, नोड्स पर ये लीफ बनी हुई है यहां भी ऐसे. अब ये देखेंगे सारे बच्चे, इस पर ये फ्लावर है, इस पे ये फ्लावर है, इस पे फ्लावर है, इस पे फ्लावर है. ये वाला नीचे वाला फ्लावर थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये पहले बन गया था. ये थोड़ा छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये वाला ये ऐसे. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास फ्लोरल एक्सिस है जो लगातार ऐसे ग्रो कर सकता है. ये देखो, ये ऐसे ग्रो करता चला जाएगा. और जितनी ये नोड्स हैं, ये नोड दिख रही है आपको, इस नोड पे फ्लावर बनते चले जाएंगे. रेसिमोस इसे ही कहते हैं कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है. अब आपको समझ में आ रहा है फ्लोरल एक्सिस कौन सा? ये ब्रांच. तो जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी ग्रोथ कैसी है? इनडेफिनिट. कैसी ग्रोथ है? इनडेफिनिट ग्रोथ है. इनडेफिनिट मतलब वो लगातार ग्रो करेगा. और जो फ्लावर बन रहे हैं, फ्लावर बनते हैं एक्रोपिटल मैनर में. फ्लावर फॉर्म इन एक्रोपिटल मैनर. कौन सा मैनर? एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल का मतलब होता है ओल्ड फ्लावर बेस पर है और यंग फ्लावर टॉप पर है. यंग फ्लावर का मतलब जो अभी बना वो टॉप पर है. टॉप का मतलब किसके पास है? एपिकल बड के पास. ये कौन सा फ्लावर हो गया? ये ओल्ड हो गया. ओल्ड का मतलब पहले बना था. और ये वाला कौन सा हो गया? यंग हो गया. ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं आपको, आप देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं. ये फ्लोरल एक्सिस है, ये लगातार ऐसे ग्रो करता चला जाएगा. नोड पर जैसे ये फ्लावर बना, ऐसे और फ्लावर आते चले जाएंगे. तो ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर ऊपर है. ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल. क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल. अब जरा सोच के बताओ, क्या लीफ की अरेंजमेंट भी एक्रोपिटल है? नीचे ओल्ड लीफ है, ऊपर यंग लीफ है. सही है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर, क्योंकि यंग फ्लावर अभी बना एपिकल बड से. भाई एपिकल बड ग्रो कर गई और जो एक्सिलरी लीफ एक्सिल था वहां कौन सा बन गया? यंग फ्लावर बन गया. इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपिटल. अब मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे. अभी हम उसकी बात कर रहे थे, भुट्टे की, जो मक्का हम खाते हैं. उसमें वो कवर होता है, कवर हटा दो. नीचे मान लो फ्लावर थे. ठीक है, नीचे ओल्ड फ्लावर थे. हमें कैसे पता चला? नीचे वाला सीड बड़ा है, ऊपर वाला सीड छोटा है. इसका मतलब वो फ्लावर बाद में बना था. मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ओल्ड फ्लावर नीचे,
यंग फ्लावर ऊपर, तो उसमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस हो गई? रेसिमोस। क्लियर है? अब जरा एक और कहानी सुनो, तो सुन लो ध्यान से। अगर मैं आपको कहता हूं कि मटर में रेसिमोस मिलती है, इसका मतलब पूरी फैमिली में रेसिमोस ही मिलेगा। यदि कोई एग्जाम्पल रेसिमोस में एक है फैमिली का, तो पूरी की पूरी फैमिली क्या होगी? रेसिमोस होगी। ये बात समझ में आ रही है? और जब आप लिविंग वर्ल्ड में फैमिली का टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पे करते हैं, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पूरी फैमिली में कॉमन जाते हैं। खासकर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पूरी फैमिली में कॉमन होते हैं। अगर एक के पास रेसिमोस है तो सबके पास क्या है? रेसिमोस है। तो हम लोग रेसिमोस के लिए पहले, सबसे पहले दो फैमिली याद करेंगे। पहली फैमिली है ब्रासिकेसियाई। ब्रासिकेसियाई कैसा है? रेसिमोस। और दूसरी फैमिली है फेबेसियाई। कौन सी फैमिली है? फेबेसियाई। ठीक है, अब आओ साइमोस देखो। ये सेकंड इन्फ्लोरेसेंस है। यहां देखना एक बार जरा ध्यान से। ये मेरे पास मान लो स्टेम है, ये इसकी नोड है। यस, अब इस नोड पर मेरे पास लीफ भी होती हैं। चलो ये लीफ बना दी। अब मैंने यहां पर ब्रांच बनाई, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर ये ब्रांच बनाई है ऐसे। अब ये जो ब्रांच थी, ये एंड कर गई फ्लावर पे। इसका मतलब ये जो ब्रांच थी एंड कर गई फ्लावर पे। तो जो ये नोड थी यहां पर, इस नोड से फिर से फ्लावर बने ऐसे, फिर से फ्लावर बने, सॉरी इस फिर से ब्रांच बनी, फिर ये एंड कर गई किस पे? फ्लावर पे। फिर हमारे पास नोड थी यहां पे, इन नोड से मेरे पास फिर से क्या बनी? ऐसे ब्रांच बनी, और ये किस में एंड कर गए? फ्लावर पे। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब मेरी बात समझना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। यहां पर ये चीज फ्लोरल एक्सिस है, यहां फ्लोरल एक्सिस की कैसी ग्रोथ है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब लगातार हो रही है। ये फ्लोरल एक्सिस लगातार ग्रो करेगा? नहीं। तो यहां पर साइमोस में क्या होगा? फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया, किसमें? फ्लावर में। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो, ये 1 नंबर का ओल्ड फ्लावर है, फिर 2 नंबर वाले बने थे, फिर 3 नंबर वाले बने होंगे। तो यहां पर ओल्ड फ्लावर ऊपर है, यंग नीचे है। यहां पर क्या नीचे था? ओल्ड नीचे है, यंग ऊपर है। तो यहां पर कौन सा फ्लावर ऊपर है? ओल्ड फ्लावर। तो ओल्ड फ्लावर टॉप पर है और यंग फ्लावर बेस पर है। उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। एक्रोपिटल किसे बोलते हैं? ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर। बेसिपिटल किसे कहते हैं? ओल्ड फ्लावर ऊपर, यंग फ्लावर नीचे। ये ओल्ड है। किसको नहीं समझ में आई ये? अच्छा, एक चीज और। अगर मैं, सुन लो इधर ध्यान से, अगर मैं इनको गायब कर दूं, इसको और इसको, तो ये सोलेट्री कहलाएगा। पूरे फ्लोरल एक्सिस पर एक ही फ्लावर है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोलेट्री बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसका मतलब जिनमें साइमोस मिलता है, सोलेट्री मिलता होगा उस फैमिली में। क्लियर है? जिनमें साइमोस मिलता है उसमें क्या मिलता होगा? सोलेट्री मिल सकता है। पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने सोलेट्री का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, और आज तक नीट में सोलेट्री का कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। सोलेट्री का मतलब होता अकेला। अकेला फ्लावर कब बनेगा? जब ये खत्म हो जाएगा यहां पे, या तो ये वाले पे सोलेट्री बन जाएगा या ये वाले पे। अगर इस पर बनेगा तो इसको कहेंगे सोलेट्री अकेला एपिकल। सोलेट्री एपिकल। यहां बनेगा सोलेट्री एक्सिलरी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अकेला एपिकल, अकेला एक्सिलरी। क्लियर है? बोलो। सही है? तो हमारे पास मेन इन्फ्लोरेसेंस तो रेसिमोस साइमोस पढ़नी है आपने, सोलेट्री का सिर्फ मीनिंग समझना है। तो हमारे पास ये देख लो, इसके एग्जांपल दो फैमिली हैं। अगली दो कौन सी दो थी? सोलेनेसियाई और लिलियसी। सबके पास एनसीईआरटी है? एक बार सोलेनेसी फैमिली खोलो जहां दे रखी है, वहां देखो साइमोस और सोलेट्री लिखा हुआ है उसने। फैमिली वाले में जाओ, चेक करो एक बार फैमिली वाले में। फैमिली 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 लास्ट में बेटा, ये रहा। इसमें इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा आपको? दिखा किसी को? मिला?
उसमें उसने सोलिटरी एक्सिलरी या साइमोस लिखा है, लिखा है ना? समझ में आया किसी को मैं क्या बता रहा हूं? जिसमें साइमोस बनता है चांसेस है वहीं सोलिटरी बनेगा, रेसिमोस वाले में नहीं बन सकता। ठीक है, पर अपने दिमाग में याद रखना सोलिटरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा सिर्फ किसका? साइमोस का और रेसिमोस का। तो दो फैमिली सोलेनेसी और लिलियेसी क्या है? साइमोस। ब्रासिकेसी, फेबेसी, रेसिमोस। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इन चार फैमिली को हमेशा याद रखो। देखो मैं आपको फिर बोलता हूं, देखो क्या चीज क्या तरीका था लास्ट ईयर हम कैसे पढ़ाते थे, सिर्फ चार फैमिली पढ़ाते थे, बाकी की तीन फैमिली को इसी में एडजस्ट करेंगे। आपके पास सिर्फ मालवेसिए ही है जो एक्स्ट्रा यहां पे आप ला सकते हो, बाकी पोएसी और एस्ट्रासिए ये इसी में आते हैं। किसमें? रेसिमोज में। आप ये जरूर याद रखो, ये एक्स्ट्रा है, दिमाग में हल्का हल्का बिठाओ, इनको एकदम कंपलसरी याद हो जाओ। जैसे चार फैमिली है, लाइन से है हमारे पास, सबसे पहले ब्रासिकेसी याद करते हैं, फिर फेबेसी याद करते हैं, सोलेनेसी, लिलेसी, लाइन से हैं। तो पहली दो रेसिमोस, बाद की दो साइमोस, फिर दिमाग में फिर एक्स्ट्रा याद करो कि मालवेसी साइमोस है, बाकी दोनों रेसिमोस है, ऐसे याद कर पाओगे। लेकिन क्या होगा अगर आप एक साथ करने की कोशिश करोगे सारा कुछ, तो क्या होगा, ये बैलेंस नहीं बनेगा। रीजन बता रहा हूं, मैं जब अभी मंथन 2.0 जो ऑनलाइन पढ़ा रहा था, मुझे फील हुआ कि वहां पर मैंने क्या किया, 7 कोशिश करी। जब 7 फैमिली हो रही है तो कंटेंट ज्यादा हो रहा है, याद मुश्किल से होगा। तो पहले आप इन चारों के ले जाओ और धीरे धीरे उसमें इनको स्लिप कर देंगे। जब याद हो जाता है तो थोड़ा ऐड करना आसान है, एक साथ सारा याद करना मुश्किल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेसिमोस हम क्या याद करेंगे? पहली दो फैमिली और साइमोस बाकी दो। उसके अलावा मालवेसी साइमोस है, अपने दिमाग में थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, पर चार का सीक्वेंस याद रखो। ब्रासिकेसी, दूसरा फेबेसियाई, सोलिनेसी, लिलियेसी, पहली दो रेसिमोस, बाकी दोनों साइमोस, ऐसे याद रखो। क्लियर है? सही है? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन करेंगे बेटा, बिना क्वेश्चन के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? जल्दी। जल्दी करो बेटा, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, जिन्होंने लिखा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जल्दी, फास्ट। बाकी अपने डायग्राम बना लो जल्दी से। एनसीईआरटी ने डाटा सिर्फ सोलेनेसी का रखा है अब, पर एनटीए ने बाकी फैमिलीज भी बोल दी हैं, तो हम एनटीए के हिसाब से चल रहे हैं यहां पे। नहीं लिखा बेटा? लिख लिया एनसीईआरटी पढ़। हाँ, लीफ कैसे आएगा? लीफ यहां बना होगा ना नोड पे, जिस नोड पे फ्लावर नहीं बने वहां लीफ बनी होगी। मतलब अब ये यहां खत्म हो गया, अब ये ब्रांच ग्रो नहीं करेगी, ये यहीं रुक गई, ये तो ग्रो करती जाएगी ना। समझ में आ रहा है? अब ये ब्रांच का नाम अब ब्रांच नहीं रहा, फ्लोरल एक्सिस हो गया, क्योंकि इस पे फ्लावर है। नहीं, शुरुआत में ही तुरंत नहीं आ जाएगा, थोड़ी देर वो ग्रो करेगा, कुछ लीफ बन जाएंगी, फिर फ्लावर आएगा। ठीक है? पूरा ब्रांच का ग्रोथ रुक गया, अब नई ब्रांच बनानी पड़ेगी, कुछ और बना, मान लो लीफ वाली बनानी है तो नई ब्रांच बनानी पड़ेगी। ठीक है? हो गया भाई? जिसने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी में चेक करो, क्या लीफ वाले टॉपिक में उसने एक्रोपिटल लिखा है? चेक करो एक बार जरा, जहां लीफ वाला टॉपिक है, लीफ में स्टार्टिंग की 3 4 5 लाइनों में उसने एक्रोपिटल लिखा है क्या? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस, ये छोटी सी बात है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हो गया? हाँ बेटा। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, लेटरली।
बन के वो साइड में हो जाते हैं। यस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस की इंडेफिनिट ग्रोथ रेसिमोस, फ्लोरल एक्सिस एंड इनटू फ्लावर साइमोस। रेसिमोस के एग्जांपल पहली दो फैमिली कौन कौन सी, ब्रासिकेसी और फेबेसी। साइमोस सोलनेसी लिलेसी। सनफ्लावर रेसिमोस है, और गेहूं में आपको मक्का याद आ जाएगा, सही है, तो वो रेसिमोस है। एग्जांपल से याद रखोगे दिमाग में तो याद आएगा वहां पे। चलिए, नोट कर लिया, क्वेश्चन करना बेटा जल्दी। चलिए जल्दी बेटा। हाँ बेटा, मतलब अगर शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गया, शूट टिप मतलब मान लो किसी मेन स्टेम की या ब्रांच की फ्लावर में टर्मिनेट हो गया तो सोलेट्री है। अगर और बने तब वो साइमोज है, वो लाइन पूरी नहीं है अभी। वो ऑलवेज सोलेट्री का मतलब अगर शूट टिप फ्लावर में आ गया तो वो अकेला है, सोलेट्री फ्लावर है। अगर और बनेंगे तब वो साइमोज है। भाई मान लो मैं ये नहीं बनाता तो इसको क्या बोलते, सोलेट्री बोलते। ठीक है, सही है। चलिए, लिख लिया, बना लिया, क्वेश्चन करेंगे, चलो जल्दी कर। लिख लिया, सबने लिख लिया। चलिए, जिनको एग्जाम्पल याद नहीं है खाली समय में एग्जाम्पल याद किया करो, खाना खाते वक्त कहीं भी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन, फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन। चालू करते हैं। सोलेनम क्वेश्चन लिखेंगे, पेटूनिया, एलोए, रेडिश, सिस्बानिया, सनहेम्प, मस्टर्ड, मुलेठी, टोबैको, कॉटन, मारीगोल्ड। हाँ भाई, हमें यहां पे साइमोज और रेसिमोज चाहिए। हैं, दिख नहीं रहा, लिख ले बेटा, चल बना ले जल्दी से, करो जल्दी भाई, कर जल्दी से। हाँ, तू क्यों नहीं लिख रहा भाई, तो क्वेश्चन तो लिखेगा, नोट्स है, क्वेश्चन लिखना है सारा। तू एग्जाम में क्वेश्चन मत करके आइयो, वहां पे बोल दियो नोट्स है मेरे पास, नीट में, है ना। हाँ, चलो भाई, हो गया, कर लिया। आज पेज पलट लो बेटा, कल जो पेज पलटता मिल गया ना मुझे, पीछे से एग्जांपल देखता हूं, उसकी पिटाई कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। और कोशिश करो आपका दोस्त दोस्त भी याद कर ले जो अगल बगल में है, नहीं तो मैं मारकर मारूंगा ऐसे फेंक के तो अगल बगल वालों को भी लग सकती है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारे अगल बगल वाला याद कर ले, ठीक है, नहीं तो कल देख के बैठना भाई, है बेटा। हाँ, 6 चेक करते हैं, आ जाओ, पहले फैमिलीज लिखेंगे।
सोलेनम, सोलेनेसी, पेटूनिया, लिलिएसियाई, ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, फेबेसियाई, मस्टर्ड, ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, सोलेनेसी, मालवेसियाई, एस्ट्रासियाई। साइमोज में कौन कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी, लिलिएसियाई और मालवेसियाई। सोलेनेसी के कितने एग्जाम्पल हैं? काउंट करो। 3 है, 3 है। लिलिएसी का 1, मालवेसी का 1, 6 आएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, रेसिमोज में देखेंगे 1 ब्रासिकेसिए प्लस फेबेसिए प्लस एस्ट्रासिए हो सकता है। तो ब्रासिकेसिए के कितने एग्जाम्पल है? 2। आगे फेबेसिए 3, एस्ट्रासिए 1, 6। सही है। कोशिश करो पहले फैमिली याद करो, अगर फैमिली याद नहीं आएगी तो कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, वहां फैमिली याद नहीं आएगी, घर पे फिर फैमिली पीटेगी तुम्हें, ध्यान रखना। हाँ, आ जाओ। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस देखो, नीट में ही आएगा। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस नीट में ये क्वेश्चन आएगा। बस भाई, पिटाई कर दूंगा मैं, हीरो ना मन, जो भी है। हाँ भाई, आपको इसमें से रेसिमोज पहचानना है। ये साइमोज है, अनियन लिलिएसी साइमोज है, ये सोलेनेसी साइमोज है, ये फेबेसी है। बी आ गया, नीट में ही आएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रीजन बता रहा हूं क्यों। नीट में मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन लेस देन 10 सेकंड में आराम से हो जाता है, उससे बाकी के लिए आपको टाइम बचेगा। दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजी की अच्छी प्रैक्टिस, आप बाकियों से कुछ मार्क्स आगे आ जाओगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी थोड़ी भी टफ आएगी तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक पैटर्न है याद करने का, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो दिक्कत फंसती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। अरे घर के लिए तो लिख लो। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, चालू करो। लो भाई, घर के लिए होमवर्क। मत बजा भाई, पिटाई कर दूंगा। ये कर लेंगे भाई, हो जाएगा ये। कल डिस्कस करेंगे पहले क्लास में। है क्या चीज? मैं वो भी डाल रहा हूं आज। मान जाओ भाई, शोर नहीं करो। चलो कर लेना। कुछ पूछना है किसी को?